4 फरवरी 2025 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार शाम 3:30 पर मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई। मंत्रिपरिषद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को बिंदुवार देते हुए कहा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने अपनी जापान प्रवास के बारे में जानकारी दी, जो कि बहुत ही सफल प्रवास रहा। उन्होंने कहा कि जापान हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पार्टनर भी है। जापान और मध्य प्रदेश के बीच उद्योगपतियों ने मेट्रो ट्रेन को लेकर भी सहमति बनी। साथ ही कपास को लेकर भी जापान के उद्योगपतियों से महत्वपूर्ण बातचीत हुई। मंत्रिपरिषद में केंद्रीय बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद ने आभार व्यक्त किया, जिसमें कि मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण, युवा, गरीब किसान पर केंद्रीय बजट को फोकस किया गया। मंत्रिपरिषद में नर्मदा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद ने नर्मदा मैया को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा विशेषकर हमारे देश की जीवनदायिनी भी है, जिसके माध्यम से हमारी सिंचाई का रकबा लगभग 40 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णयों में आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का भी भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार प्रदेश में क्रियान्वयन करने की स्वीकृति देना भी महत्वपूर्ण निर्णय रहा। जापान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद में बताया कि जापान ने 2 विषयों पर अपनी रुचि दिखाई, जिसमें कि सेमीकंडक्टर और ड्रोन पॉलिसी महत्वपूर्ण रही। हुकुमचंद मिल इंदौर पर भी हुआ महत्वपूर्ण निर्णय। साथ ही मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की इंटर्नशिप वाले छात्रों को दिए जाने वाली कौशल मनी को 7,600 से बढ़कर 10,000 करने का निर्णय मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण रहा। आगे पीछे आगे नर्मदा जयंती की सबको बधाई। सबके लिए सौभाग्य की बात है कि मां नर्मदा का हम सब आशीर्वाद मिला राज्य को और नर्मदा जयंती की धूम पूरे प्रदेश में नर्मदा जिले की चित्रकूट में वेद गर्भा नामक घाट का लोकार्पण किया। आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। उसमें कैबिनेट के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जापान प्रवास के बारे में जानकारी दी है और बहुत ही सफल प्रवास रहा। जापान हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का पार्टनर भी है और उन्होंने जो विशेष रूप से अपनी सहमति प्रदान की है वो है भोपाल और इंदौर के बीच मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट सिटी समाधान और शहरी विकास प्लानिंग। मध्य प्रदेश में जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष चैनल स्थापित करने की तैयारी हमारी है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी जापान से हम सहयोग लेंगे। जापान की बहुत सारी कंपनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई है, जिसमें विशेषकर मध्य प्रदेश में जो कपास से कपड़ा से रेडीमेड, ये जो वैल्यू एडिशन किसानों के लिए है, इसमें जापान भी हमारे साथ जुड़कर और इस कपास के वैल्यू एडिशन में अपना सहयोग प्रदान करेगा। सिस्मैक्स कॉरपोरेशन के साथ उज्जैन मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश व अनुसंधान विकास केंद्र स्थापित करने का भी जापान ने आश्वासन दिया है। ऑटोमोटिव सेक्टर में विस्तार और ईवी मैन्युफैक्चरिंग। आजकल आप जानते हैं कि
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एकदम डिमांड बढ़ी है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जापान ने अपनी सहमति प्रदान की है। नई उत्पादन लाइन और R&D, कौशल विकास केंद्र, इस सब में जापान ने सहयोग करने का आश्वासन दिया है। विकास एजेंसियों के सहयोग से जेट्रो, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तथा मध्य प्रदेश में एक कार्यालय स्थापित करेंगे, जो कि व्यापार सुविधाओं के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। उसी प्रकार जायका, जो कि इस इन्वेस्टमेंट में जापान के साथ मिलकर अन्य राज्यों के साथ एक कॉरिडोर बनाता है, उसमें यह जायका की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में, विशेषकर देश के अंदर ही युवाओं, किसान, महिलाओं, इनके सशक्तिकरण के लिए, गरीब युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय बजट को फोकस किया। माननीय वित्त मंत्री जी का आभार है कि उन्होंने इस चारों ही सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा बजट दिया है, और पहले से ही मध्य प्रदेश की सरकार इन चारों ही क्षेत्रों के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आपको मालूम है, पिछले दिनों देवी अहिल्या जी की जयंती पर हम लोगों ने 300वीं जयंती जो चल रही है, उस पर हमने महेश्वर में बैठक की थी और महिला सशक्तिकरण के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए थे। उसी प्रकार विवेकानंद जयंती पर हमने युवाओं के लिए निर्णय लिए। तो हमारा पहले से ही मिशन चल रहा है, पर केंद्र सरकार के सहयोग करने के बाद इस मिशन में और गति आगे होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल कल्याण अभियान चलाया था। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 11 जनवरी से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जल कल्याण अभियान के दौरान लगभग 30,716 शिविर में कुल 42.96 लाख आवेदन प्राप्त हुए, और जिनमें से 41 लाख हितग्राहियों को इनके आवेदन स्वीकृत हुए और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। सर्वाधिक 9.91 लाख आवेदन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए, जिसमें से 9.81 लाख मतलब 99% आवेदन स्वीकृत कर दिए गए आयुष्मान भारत के। सर्वाधिक आवेदनों में लगभग 8,64,000 आवेदन चालू खसरा खतौनी प्रतिलिपियों का प्रदाय, 3.24 लाख आवेदन चालू नक्शा की प्रतिलिपियाँ, और 2.7 लाख आवेदन नो ड्यूज प्रमाण पत्र, 2.2 लाख आवेदन निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, क्योंकि आप जानते हैं कि निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में राज्य शासन ने इन श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ देने की पहले ही घोषणा दी है, तो इससे 2 लाख से ज़्यादा मजदूरों को और जोड़ा गया है। 1.27 लाख आवेदन नक्शा शुद्धिकरण के अंतर्गत स्वीकृत किए गए। जिलेवार अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो आवेदन भोपाल में आए 2.40 लाख, छिंदवाड़ा में 2.18 लाख, उज्जैन में 2.13 लाख, इंदौर में 1.20 लाख, मुरैना में 1.19 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका कि निराकरण हुआ है। मैं भी आज सुबह गया था और सारे देश भर में बहुत शान से नर्मदा जी जयंती मन रही है, और विशेषकर नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी है। नर्मदा के माध्यम से हमारा जो सिंचाई का रकबा, हमने अधिकतम पानी का उपयोग करके लगभग 40 लाख हेक्टर बढ़ाया है। 40 लाख हेक्टर बढ़ाने का हमारी मतलब प्लानिंग एरिया के अंदर, तो 40 लाख हेक्टर अगर देश के अंदर इरिगेशन सिर्फ नर्मदा जी के माध्यम से रहता, आप समझ सकते हैं प्रदेश के सिंचाई में नर्मदा जी का कितना बड़ा योगदान है ना। प्रथम चरण आपको मालूम है कि देश के अंदर हमने बहुत ही सफलतापूर्वक प्रथम चरण हमने मनाया। लगभग 9.5 लाख आवास हमारे स्वीकृत किए थे, उसमें से 8.5 लाख लगभग हमने मकान लोगों को आवंटित कर दिया। उसमें मध्य प्रदेश को देश भर में दूसरे नंबर पर सम्मानित किया गया, और मध्य प्रदेश को इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं।
प्रधानमंत्री आवास में अच्छा काम करने के लिए। अभी 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की है और उसमें 1 करोड़ मकान 1 करोड़ मकान बनाने की उन्होंने सारे देश में घोषणा की, जिसमें 10 लाख मकान मध्य प्रदेश ने बनाने का निर्णय लिया है। और ये वही उसी प्रकार की स्कीम है। इसमें एक तो बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन मतलब BLC, जिसके अंदर हम खुद बना कर देते हैं मकान, और फिर दूसरी है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। ये यदि कोई व्यक्ति का प्लाट है, पट्टा है, तो सीधा उसको हम उसके खाते में जमा कर देते हैं पैसा। ये प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार घोषणा की थी कोविड के समय कि ऐसे लोग जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, जाते हैं, कहीं पर इंडस्ट्री लग रही है तो वहाँ मजदूर आता है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मजदूर कहाँ रहेगा। ऐसे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग बनाना चाहिए, जिसके लिए इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इसमें छात्र भी रह सकते हैं, वर्किंग वुमेन्स भी रह सकती है, तो इस योजना के अंतर्गत वो भी एक सम्मिलित किया गया है। ऐसे ही इंटरेस्ट सब्सिडी जो मिलती है उसमें थोड़े से अपर मिडिल क्लास के लोग भी इसका लाभ ले लेते हैं। तो ये 4 वर्ग के अंदर मकान बनेंगे। इसमें लगभग 10 लाख मकान बनाने का हमने निर्णय लिया है। अब इसमें किन किन लोगों को मकान मिले, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी है। विशेषकर हमारी वो महिलाएं जो विधवा नहीं बोलते हैं आजकल, कल्याणी कल्याणी सिंगल वुमेन्स, जो सिंगल वुमेन्स होती है वो, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, हमारे ट्रांसजेंडर को भी इस बार सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति को तो पहले से ही सम्मिलित हैं। हमारे अल्पसंख्यक भाई, समाज के अन्य कमज़ोर वर्ग के लोग, जैसे सफाई कर्मी हो गए आपके, हमारे जो PM स्वनिधि के पटरी पे काम करने, व्यापार करने वाले लोग, इनको प्राथमिकता से देना, मतलब स्ट्रीट वेंडर, हमारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभान्वित लोग जितने भी हैं उनको भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है। विभिन्न कारीगर, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, भवन व अन्य निर्माण श्रमिक, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और मलिन बस्ती के निवासी पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि बस्तियाँ झुग्गी मुक्त मध्य प्रदेश बन सके। ये गाइडलाइन केंद्र सरकार ने हमें दी है। प्रदेश बहुत पहले भी हमने अच्छा काम किया है, आने वाले समय में और हम अच्छा काम करेंगे और मध्य प्रदेश को हम झुग्गी मुक्त करने का प्रयास करेंगे। कहती है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जापान होकर आए। जापान ने 2 विषय में अपना इंटरेस्ट दिखाया। एक मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर में भी कुछ वहाँ के व्यापारियों ने इन्वेस्टमेंट करने की अपनी रुचि दिखाई थी, तो हमने तत्काल पॉलिसी बना दी और आज ये पॉलिसी कैबिनेट ने पास भी कर दी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पॉलिसी निश्चित रूप से एक आम लोगों के लिए नहीं होती, पर किसी भी प्रदेश को इन्वेस्टमेंट लाना हो बड़ा और विशेष वर्ग का, तो उसके लिए पॉलिसी का निर्माण तो करना ही होता है। तो हमने अन्य राज्यों की पॉलिसी को भी देखा है और उसमें फिर मध्य प्रदेश कैसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके, और इसके लिए हमने एक पॉलिसी बनाई है। और इसमें ऐसा लगता है हमें कि आने वाले वर्षों में इसमें लगभग 1000-2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इसमें रोज़गार बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता, पर एक इकोसिस्टम तैयार होता है और इस इकोसिस्टम के कारण बहुत सारी छोटी छोटी इंसलरीज भी आ जाती है, तो वो मिलाकर हमें एक काफ़ी लाभ होगा। आज तो आप जानते हैं सेमीकंडक्टर दुनिया की, इसके बिना तो आज के समय में दुनिया का संचालन रुक जाए यदि सेमीकंडक्टर नहीं हो, तो जितने हम लोग डिपेंडेंट हो गए इसके लिए। तो इसकी पॉलिसी आज हमने बनाई, बड़ी अच्छी पॉलिसी है और हमें विश्वास है कि इसमें मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा। समझते हैं कि ड्रोन में भी जापान ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, हमने ड्रोन पॉलिसी बनाई है और आजकल तो ड्रोन ऐसा हो गया कि समाज के हर हिस्से से जुड़ गया है। अभी हम प्रयागराज होकर आए, चारों तरफ ड्रोन हवा में उड़ रहे थे।
आज लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, मास कंट्रोल का हो, मास मोबिलाइजेशन का हो, मतलब ड्रोन तो बहुत अति आवश्यक हो गया है। और विशेषकर हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर वाला प्रदेश है, और एग्रीकल्चर वाले प्रदेश में यूरिया जब छिड़की जाती है तो कई बार किसान उसमें बहुत प्रभावित होता है। तो ये ड्रोन से किसान का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बराबर बराबर यूरिया छिड़काव में आएगा, क्योंकि जब मैन्युअल होता है तो कहीं ज़्यादा छिड़क जाता है, कहीं कम छिड़कता है, पर जब ड्रोन के माध्यम से छिड़का जाएगा तो इसकी एक पॉलिसी बनी है। उसमें हम ड्रोन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, ड्रोन का इंफ्रास्ट्रक्चर, परिचालन के इसके लिए समर्थन, इसमें मार्केटिंग के लिए सपोर्ट, R&D, पेटेंट करना, जो अगर कोई R&D करता है तो उसको पेटेंट करने के लिए सब्सिडी देना, राज्य सरकार उसको सब्सिडी देगी। ड्रोन कौशल परिस्थिति तंत्र, ये सब लगभग ऐसा लगता है इसमें कि, क्योंकि ड्रोन की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा लगता नहीं, 30-40 करोड़ में ड्रोन की फैक्ट्री लग जाती है, पर हम इसमें इसको अट्रैक्शन, हमारी जो नीति बनी है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर ड्रोन पे R&D भी करें, पेटेंट कराएं, और ड्रोन को हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऐसा वातावरण बनाएं, और इसको एजुकेशन में भी कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में इसको सम्मिलित करें। ड्रोन का एक अच्छा हमारे लिए मध्य प्रदेश में IIT ने पूरा की पूरा एक बैचलर और मास्टर डिग्री देने का काम किया है, वो हमारे लिए काफ़ी सपोर्ट में हमारे काम करेंगे। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन नीति के माध्यम से हम नए अवसरों की भी तलाश करेंगे, नए युवाओं को काम का मौका भी देंगे, और मध्य प्रदेश के विकास में यह नीति बहुत महत्वपूर्ण होगी। कि हुकुमचंद मिल इंदौर का एक बहुत बड़ा इशू था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको सॉल्व किया, और इससे लगभग मुझे लगता है कि 6000 परिवार, मतलब 20-25 हज़ार लोगों को सीधा लाभ मिला है। और उसमें उसके लगभग 17.52 हेक्टेयर ज़मीन थी। काफ़ी हाई कोर्ट ने एक मीडिएटर बनाकर उस सेल करने की कोशिश की, पर हुआ नहीं। पर हाउसिंग बोर्ड ने उसकी जितनी भी देनदारियां थी, लगभग 450 करोड़ की थी, वो देनदारियां दे दी, और मजदूरों को पैसा भी दे दिया। अब उस ज़मीन का हम उपयोग कर रहे हैं, हम उसको अच्छा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन करने वाले, इंदौर का एक प्राइम प्लेस बने कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में इसी इंटरनेशनल आर्किटेक्ट को लाकर उसको बनाने का काम करेंगे। आज कैबिनेट ने में जो स्वीकृति के लिए आया वो इसलिए कि नगर निगम की ज़मीन है, नगर निगम ने हुकुमचंद मिल को दी थी, तो हम नगर निगम से हाउसिंग बोर्ड को उसको अंतरण करना है। और चूँकि नगर निगम जब भी कोई किसी को ज़मीन देता है उनके कुछ नियम है, पैसे लेना, टेंडर निकालना, पर इसमें टेंडर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार ही सरकार को दे रही है। और तो मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को नगर निगम हस्तांतरण करेगी, और एक त्रिपक्षीय हमारा MOU होगा, और उसमें पहला जो हिस्सा लाभ का हाउसिंग बोर्ड रखेगा जो 450 करोड़, दूसरा हिस्सा जो कंस्ट्रक्शन में लगेगा वो, और तीसरा हिस्सा जो बचत का होगा वो हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम दोनों आधा आधा करेगा। ये लगभग ऐसा लगता है कि इसमें 3,500-4 हज़ार करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा, 10,000 से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे, और सरकार को इसमें GST लगभग 400 करोड़ का मिलेगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। और इसका तो ये क्या, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जो हमारा जबलपुर, महुर, रीवा में संचालित होता है, इसमें पहले स्टाइफंड लगभग 7,600 रुपये था, अब इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा।
सर जीआईएस की तैयारी